तो जनरली जब पढ़ाई की बात होती है तो जनरली हम टीचर्स ये फ्रेज यूज नहीं करते हैं, स्वागत है। व्हेन इट इज टू डू विद एंटरटेनमेंट तो जनरली यही शब्द किया जाता है, स्वागत है। बट मेरी 25 साल की जो जर्नी रही है इन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स लाइक यू, 25 years, I did my BTech from IIT Roorkee. My father was a professor of physics. He was a scientist. And all my life, till the time I graduated, मैं उनको सिर्फ किताबों के बीच में देखता था, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, एंड बहुत इंस्पायर होता था उनसे। बिकॉज वॉट आई ऑब्जर्व वॉज कि जब वो पढ़ाते थे तो बच्चे भी आनंद में और पढ़ाने वाला भी आनंद में। सो द मोमेंट आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे पढ़ाना ही है। एंड दैट इज वेयर आई डिसाइडेड एंड आई जॉइन पेस। इट्स बीन अ फिनोमिनल जर्नी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स हो सकती है, नहीं तो मैं इतने साल, 4 साल आई स्पेंट माई टाइम इन कॉलेज, 25 years टीचिंग, 29 साल तक अगर ये बोरिंग काम होता तो मैं छोड़ दिया होता मैंने उसको अपना। Because I was under no pressure to teach. But I decided to teach because every day I love teaching. I love interacting with children. So, स्वागत है आप सबका। तो बात यहां से शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है और वो सब कुछ बदल देती है। मतलब अगर आप 2019 का बोर्ड्स का पेपर देखें और उससे पहले का, तो भाई उस पेपर के अंदर थियरी आती थी, डेरिवेशंस होती थी, एंड देयर यूज्ड टू बी फ्यू न्यूमेरिकल्स। बट पोस्ट 2020 अब अगर आप बोर्ड्स का पेपर देखेंगे तो बहुत विचित्र चीज दिखाई देगी आपको। सिंगल चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस, असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, ये सब चीजें, एंड ऑफ कोर्स द न्यूमेरिकल्स, ये सारी की सारी चीजें 2020 के अंदर आपके ऊपर, आपको ये सब चीजें की तैयारी करनी है। दिस इज, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, बट मुझे लगता है कि तो आसान हो गया शायद। अब जब मुझे फिजिक्स पढ़नी है, चाहे मैं स्कूल में पढ़ूं और चाहे मैं कोचिंग में पढ़ूं, चाहे मैं सेल्फ स्टडी करूं, पढ़ने का तो तरीका एक ही रहने वाला है। एंड द बेसिस इज, एंड आई यूज दिस वर्ड वेरी ऑफन, इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बात इसकी हो रही है, अब ये खेल इसके ऊपर आ गया। बिकॉज in the entrance exams, this was the most important thing, that you need to have conceptual clarity, you need to solve such problems. बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल इसके विपरीत था, इट वाज जस्ट द ऑपोजिट। बट नाउ एज आई सेड, पोस्ट 2020, गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, अब सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ना है, और वो तरीका है कि हम उस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके पढ़ें। अब बच्चे कहते हैं सर ये कहना तो बड़ा आसान है, सर ये तो बड़ा आसान है कहना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। होती कैसे है? तो भाई आज का जो टॉपिक चूज किया है हमने, रे ऑप्टिक्स। इस रे ऑप्टिक्स को पढ़ाने के तरीके से, पढ़ने के तरीके से आपको यह अंदाजा होगा कि पढ़ना कैसे है। ऑप्टिक्स, लाइट, मतलब लाइट तो चारों तरफ है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये लाइट्स ही है चारों तरफ, लाइट, ऑप्टिक्स। तो मैंने जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो कहते हैं सर मैंने तो पढ़ा था लाइट पार्टिकल नेचर होती है। एक बच्चा उठ के बोलता है सर ये तो सुना है मैंने वेव नेचर होती है सर। अब एक तीसरा बच्चा बोलता है सर ये दोनों एक साथ होती हैं क्या? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि लाइट एक ही टाइम पर पार्टिकल की तरह बिहेव करे या वेव की तरह बिहेव करे? इस पर डिस्कशन करेंगे आज पता करने की कोशिश करेंगे। इतना आपको बता देता हूं, एक लाइन बोल देता हूं आपके सामने, इज दैट लाइट शोज नेचर ऑफ अ पार्टिकल। लाइट बिहेव करती है जो पार्टिकल के साथ, जो पार्टिकल्स के साथ बेसिकली जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट वो प्रॉपर्टीज को शो करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट लाइट वेव नेचर भी शो करती है। तो भाई सर ये मतलब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कब क्या लगाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई ऐसा है, आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो यू हैव स्टडीड, हैव यू स्टडीड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? अब उसके अंदर जो स्लिट है, अगर मैं उससे रेज ऑफ लाइट फेंकता हूं तो होना क्या चाहिए? जितना एरिया खाली है वो ब्राइट होगा, जितना एरिया जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है, दैट शुड बिकम डार्क। I should get a shadow. There should be a bright spot and darkness all around.
और ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल नेचर है ना सर, लाइट सीधे सीधे जा रही है, तो जब सीधे सीधे जाएगी तो जितने एरिया से पास करेगी उसको तो ब्राइट कर देगी, और जहां पास नहीं करेगी उसको कर देगी डार्क। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर मैं उस स्लिट को धीरे धीरे कम करना शुरू करूं, और इतना कम कर दूं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर, पता है ना आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर की अगर डायमेंशंस मैं उस स्लिट की कर दूं, और जानते क्या होता है? कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? आई गेट मल्टीपल शैडोज, आई गेट मल्टीपल ब्राइट स्पॉट्स। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब लाइट सीधे जा रही थी तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सर ये ऐसा तो नहीं कि लाइट बेंड कर गई, और सर लाइट अगर बेंड कर गई तो सर उसके अंदर वेव नेचर होनी चाहिए, और सर अगर ये रेपिटेटिव है, ये बार बार बदल रहा है, बार बार वही चीज आ रही है, डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट ब्राइट स्पॉट, ये तो तभी पॉसिबल है सर जब ये वेव हो, क्योंकि वेव ही अपने आप को रिपीट करती है। तो सबसे पहले देवी और सज्जनों, माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई शुड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, आज आप सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए, पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए, इससे कमाल की और चीज क्या हो सकती है? नाउ टेकिंग दिस डिस्कशन फॉरवर्ड, सो रे ऑप्टिक्स बेसिकली डिस्कसेस, टॉक्स अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो भाई अब बच्चे कहेंगे सर हमने रे ऑप्टिक्स तो पढ़ रखी है। मैंने कहा अच्छा, कहना सर रे ऑप्टिक्स में क्या है? देयर आर टू लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal lie on the same, in the same plane। सही बात है। और एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, and the second law is very interesting, that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब भाई मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, why is the angle of incidence equal to the angle of reflection? क्यों होता है angle of incidence equal to angle of reflection? सोचेंगे आप लोग? और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसका जवाब दे सकता है तो यू जस्ट रेज योर, आप थंब रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और मैं आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, पढ़ने के, यहां पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं, सही जवाब देने के भी पैसे मिलते हैं। वी रिवॉर्ड यू, व्हेन आई से पैसा आई मीन द रिवॉर्ड। व्हाई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाई? ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे कहते हैं सर मतलब लॉ है सर, प्रिंसिपल है, होता ही है, मतलब इसमें इसमें होता क्यों है का मतलब क्या है? होता है, रीजन है। चलिए एक काम करते हैं, एक बॉल लेते हैं और एक बॉल को लेके उसको सामने वाली, आई विल थ्रो दिस बॉल एंड लेट इट डायरेक्टली गो एंड हिट द वॉल। बॉल को मैं जोर से फेंकता हूं और बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल, वो हिट करती है वॉल को। तो भैया एक बात बताओ, कहां खड़े होगे बॉल को पकड़ने के लिए? सामने ना खड़े हो गए, तो जिस डायरेक्शन में आपने बॉल फेंकी है अगर वो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है तो भैया सर यही खड़े होंगे, बॉल यहीं आएगी। इलास्टिक कोलिजन हो रही है सर। अच्छा, मैंने कहा फिर, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बॉल मैं 30 डिग्री के एंगल में फेंकता हूं तो फिर कहां खड़े होगे? 30 डिग्रीज विद द नॉर्मल टू द वॉल, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे मैंने बॉल फेंकी, अब कहां खड़े होगे आप पकड़ने के लिए? अरे सर 30 डिग्री यहां पकड़ेंगे ना। मतलब जिस एंगल से बॉल हिट कर रही है उसी एंगल से बॉल रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर मैं आपसे यह कहूं एक बॉल नहीं है, 1,00,000 बॉल्स है, वन आफ्टर द अदर, 1 2 3 4, तो आप उसी जगह खड़े होंगे और बॉल बार बार पकड़ते रहेंगे। और अगर मैं आपसे यह कहूं कि व्हाई नॉट, अगर मैं इन सारी बॉल्स को, इफ आई कैन कनेक्ट ऑल दीज बॉल्स विद अ स्ट्रेट लाइन, विद अ थ्रेड, मान लो कि मैंने एक धागे से इन सारी बॉल्स को पिरो दिया बीड्स की तरह, तो आप कहोगे सर एक रे जा रही है और एक रे आ रही है। ओ, इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, और सर जिस एंगल पर इंसिडेंट रे जाएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे आएगी। अगर हम ये अज्यूम कर ले, ये मान ले कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बॉल की तरह बिहेव करते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल कॉन्सेप्ट, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। न्यूटन साहब ने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी exactly talks about the same thing. What does Newton's corpuscular theory say? It says
लाइट इज नथिंग बट एन एरे ऑफ फोटॉन्स। तो जैसे ये बॉल्स थी, वैसे ही वो फोटॉन्स को कनेक्ट करने वाली एक रेखा, एक लाइन इज बेसिकली अ रे ऑफ लाइट। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी के हिसाब से लाइट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ फोटॉन्स। यू नो व्हाट आर फोटॉन्स? मासलेस पार्टिकल्स। और वो सारे के सारे फोटॉन्स हिट करते हैं वॉल को या किसी रिफ्लेक्टिंग प्लेन को, और हिट करके उसी एंगल से वापस आ जाते हैं। अब एक बच्चा कहता है, सर ठीक कह रहे हो आप, और भी कुछ प्रूफ है क्या? तो भाई मैंने कहा यार अब इसके लिए क्या प्रूफ? तो मेरे को पता चला कि फर्मेट साहब जो है, फर्मेट साहब ने कुछ इसके बारे में बातचीत करनी शुरू करी। तो मैंने फर्मेट साहब के पास पहुंच गया, मैंने उनकी बेल बजाई, मैंने कहा फर्मेट साहब एक समस्या आ गई। कहते भाई बताओ क्या दिक्कत आ गई? मैंने कहा सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होते हैं, न्यूटन साहब ने प्रूव कर दिया, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? तो फर्मेट साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ही सेड भाई मैं मैथमेटिशियन हूं और एक एलिप्स पे काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन एलिप्स, होता ना सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। हमें पता है ना सारा ग्रेविटेशन में एवरीथिंग मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्डर। तो आपको पता है कि इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, फोकस वन, फोकस टू। अब फर्मेट साहब ने यह कहा प्रभु एक बात समझिए कि अगर मैं किसी पॉइंट से इस फोकस को ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट से इस दूसरे फोकस को ज्वाइन कर दूं और इस डिस्टेंस को मेजर करूं, मतलब सपोज आई टेक दिस एज P1, सो आई मेजर F1 P1 प्लस P1 F2। अगर इस डिस्टेंस को मेजर किया जाए और उसके बाद अगर मैं कोई एक और पॉइंट यहां पर P2 ले लूं और फिर इस F1 को P2 से कनेक्ट करूं और इस P2 को अगेन आई कनेक्ट विद F2, डू यू नो दिस इज व्हाट फॉर्मेट सेड। ही सेड इलिप्स का तो ये फंक्शन प्रॉपर्टी है सर कि F1 P1 प्लस P1 F2 इक्वल्स F1 P2 प्लस P2 F2। ये तो प्रॉपर्टी पता है सर हमको, ये तो एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। ऑल दीज डिस्टेंसेस आई टेक एनी पॉइंट, द लोकस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, द डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, द डिस्टेंस रिमेन सेम। तो मैंने कहा सर फिर? कहता प्रभु एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दिस इनटू अ मिरर। ओहो अच्छा, फिर सर एक काम करो, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दो। बच्चों आप जानते हो कितनी कमाल की बात है, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो सारी की सारी रेज इस पॉइंट से हिट करने के बाद यही इमेज बनाती है। दिस रे रिफ्लेक्ट्स एंड रीचेस हियर, दिस रे रिफ्लेक्ट्स एंड रीचेस हियर, ऑल दीज रेज विच रीच हियर आर फॉर्मिंग एन इमेज। और फर्मेट ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, मतलब ये सारे के सारे जो टाइम कवर कर रहे हैं वो भी बराबर होते हैं। इसका तो मतलब ये हो गया दैट इफ आई प्लेस एन ऑब्जेक्ट और अ सोर्स ऑफ लाइट, देन जितनी भी रेज, इंसिडेंट रेज इससे निकलेंगी और इस मिरर को हिट करेंगी, वो सभी की सभी रेज विल टेक द सेम टाइम और विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। Oh my God. Now, what does that mean? Now, what it means is कि वो रेज, इंसिडेंट रेज जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं और जो फाइनली इमेज बनाती हैं, वो सारी की सारी रेज तभी इमेज बनाएंगी या वही रेज इमेज बनाएंगी जो सेम टाइम लेती है, जो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, रेज विच ट्रैवल द सेम डिस्टेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब उसने एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि साहब उसने ये कहा कि ये सारे के सारे डिस्टेंसेस टाइम तो बराबर हैं, मतलब रेज सेम टाइम लेती हैं। क्या लिखा मैंने, क्या बताया? ऑल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और द सोर्स ऑफ लाइट, डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट और सोर्स पर, लंबी लड़ाई है इसके ऊपर। ऑल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स एंड रिफ्लेक्ट एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड take the same time, take the same time to form an image, to form
an image. वाओ, बात यही खत्म नहीं हुई, बात इससे एक कदम और आगे बढ़ती है। जानते कमाल की बात क्या है? वो इस साथ साथ एक बात और भी बोल रहे हैं। कहते हैं भाई साहब, ये जो रेज है ये सब बराबर टाइम ट्रैवल करेंगी और एक सिंगल रे ऑप्टिमम टाइम लेती है इमेज बनाने के लिए। ओ माय गॉड, दैट मींस ये वो रेज जो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट से इमेज बना रही थी, ये सारी की सारी रेज, ऑल दीज रेज, ऑल दीज रेज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। इरेजर क्यों नहीं चल रहा? ये चलेगा, नहीं चल रहा अभी भी नहीं। Something wrong here. Let me take another slide. Oh God, just a minute. Yeah, plus. Yeah. So, rays starting from the source to the mirror. मिरर से मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देता हूं भाई, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, and to form an image take same time, take same time. And the next thing which he added was, which is very interesting, which I want to add here, is that all these rays take an optimum time. Optimum time. I would use a word called least time. Optimum, least में का मतलब होता है मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है. For you, I'm saying they take the least time. ओहो, तो मतलब वो रे जो सोर्स से निकली और जिसने इमेज बनाई, वो सारी की सारी रेज सेम टाइम लेंगी. और दूसरा, वो एक सिंगल रे, ये सारी की सारी जितनी भी रेज ट्रैवल कर रही है, वो ऑप्टिमम टाइम लेंगी, लीस्ट टाइम लेंगी. आप जानते हो, इसी से हम अब प्रूव करने जा रहे हैं. ध्यान रखिएगा, आई वॉन्ट यू टू नोट दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि इसके बाद जो यात्रा हमारी शुरू होगी, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है. भाई कैसे? तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ प्लेन मिरर. ठीक, लेट मी टेक अ सोर्स ऑफ लाइट. ये मैंने सोर्स ऑफ लाइट ले लिया. अब इस सोर्स ऑफ लाइट से देयर इज एन इंसिडेंट रे विच फॉल्स. ठीक, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. I drop a normal. This is the angle of incidence. What is the angle of incidence? The angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal to the plane. Correct? पता है आपको? और फिर ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां चली जाती है. इसको हम एंगल R बोलते हैं. Now we are going to use Fermat's principle to prove that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये बड़ी बेसिक सी चीज है, अभी समझ लेते हैं. देखिएगा मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं. जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई एम प्रोसीडिंग एंड सी हाउ आई एम डूइंग इट. अब भाई एक सोर्स है, तो सोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं. आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर एंड आई टेक दिस डिस्टेंस एज h1. सपोज दिस डिस्टेंस इज h1. कोई एक डिस्टेंस होगा ना जो फिक्स डिस्टेंस है. फिर मैंने क्या किया देवी और सज्जनों, मेरे भाइयों, के यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी मैंने. ठीक है ना? आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हियर ऑल्सो एंड आई कॉल दिस हाइट एज h2. अब दो परपेंडिकुलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू परपेंडिकुलर्स, दैट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज d. लेट मी कॉल दिस पॉइंट, दिस डिस्टेंस एज x. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? d माइनस एक्स. सिंपल. x ये वेरिएबल डिस्टेंस है, d एक फिक्स डिस्टेंस है बिटवीन द टू परपेंडिकुलर. नाउ लेट मी फाइंड द टाइम फ्रॉम हियर टू हियर एंड टाइम फ्रॉम हियर टू हियर. भाई अब ये टाइम को मैक्स मिनिमा होना है, तो पता है ना आपको, डिफरेंशिएट करते हैं तो आओ टाइम निकालते हैं. समझते हैं, सीखते हैं. टाइम कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा भाई टाइम निकालना है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी. ये डिस्टेंस कितना हो गया प्रभु?
दिस इज h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c। हाँ जी, ठीक है ना। प्लस 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 ऐड करना है क्या, ये डिस्टेंस कितना हो गया, h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ अपॉन c। अब भाई फॉर्मेट के हिसाब से ये जो टाइम आपने निकाला, द टाइम यू कैलकुलेटेड हैज टू बी लीस्ट, दैट मींस इट्स फर्स्ट डिफरेंशियल हैज टू बी जीरो। वेरिएबल डिस्टेंस x है, तो मैं एक काम करता हूं, dt बाई dx निकाल और इसको जीरो के बराबर कर देता हूं। सारे बच्चे इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए 30 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड्स, फटाफट डिफरेंशिएट करके देखो। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, यू कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब देखो भाई, इसमें दो तीन स्टेप्स नहीं लगाने। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समय समझने में, मैथमेटिक्स में सबसे कम टाइम कम लगना चाहिए, तो फटाफट आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हाफ बगल में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। क्यों भाई, ऊपर 2x आ जाएगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं साथ साथ इरेज करता रहता हूं, कर दूं इरेज, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो क्या लिखेंगे आप, कैन यू इरेज दिस, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, एनीवेज सम प्रॉब्लम विद माय दिस थिंग। करिए इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा हाफ 2x h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। हाँ जी, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो माइनस साइन हाफ, तो मैं लिख सकता हूं इसको प्लस हाफ, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा h2 स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, ऊपर आएगा 2 इंटू डी माइनस एक्स सर, और माइनस एक्स का -1 आएगा, और सर ये सब कुछ जीरो के बराबर होना चाहिए। भाई साहब जरा देखना हो क्या रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x अपॉन h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ इक्वल्स डी माइनस एक्स अपॉन h2 स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ओहो जरा देखना, ये आई है, हां सर आई है, ये भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, हां सर। ओहो जरा देखना, ये x अपॉन ये डिस्टेंस कितना आ गया, ओहो सर ये तो x अपॉन ये तो सर साइन होता है सर, और ये क्या है d माइनस एक्स, भाई ये भी आ रही हो गया, तो d माइनस एक्स अपॉन ये डिस्टेंस, सर ये तो साइन आ रहा है। ओहो आपने प्रूव किया साइन आई इक्वल साइन आर, लेकिन अभी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट बाकी है, बड़ी महीन बात है, बड़ी बड़ी ही महीन बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर साइन आई के आर के बराबर है, तो सर इसका मतलब तो ये हो गया ना सर आई आर के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं हम सर ये, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप एक चीज इसमें मिस कर रहे हो, साइन आई के बराबर तब होता है when the angle is very very small, you know sin theta, साइन की एक सीरीज होती है, इनफाइनाइट सीरीज, there are lot of terms involved in that, but we ignore the rest of the terms, मान के ही हम चल रहे हैं that the angle is very very small. If the angle is very very small, then sin I becomes I and sin R becomes R. These angles are very very small का क्या मतलब हुआ, आई और आर का छोटे होने का मतलब क्या हुआ कि सर जितनी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास रहेगी, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के पास रहेगी उतना ही ना एंगल छोटा होगा। भाई देवी और सज्जनों, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पैरेक्सियल रेज। तो भाई समझ लेना बात को ध्यान से,
Angle I is equal to angle R only if the rays are paraxial. Not always true. Yes, sin I is equal to sin R. ये ठीक है, ये ठीक है. फर्मेट साहब ने जो कहा हमने प्रूव कर दिया. भाई फर्मेट साहब ने कहा कि यहां से यहां और यहां से यहां जाने जो टाइम रे लेगी वो कम से कम लेगी, तभी इमेज बनाएगी. तो हमने कहा टाइम निकाला, हमने यहां से यहां का टाइम निकाला, डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर किया, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए भाई हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है. तो आपने जब डिफरेंशिएट किया, व्हाट डिड यू अचीव? साइन आई इक्वल टू साइन आर. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, according to laws of reflection, sin I is definitely equal to sin R, but I is equal to R only if the rays are paraxial. ये चीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 100% डाल लीजिए. अब मुझसे कई बार बच्चे कहते हैं, सर आप तो पढ़ा ही रहे हो, ये नोट्स आप हमको भेज ही दोगे, तो फिर नोट्स बनाने का फायदा क्या? मैं नोट्स बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करूं? सो आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो भाई एक दिन मैं क्लास ले रहा था, तो डेस्क होती है, डेस्क के बीच में जगह होती है, मैं उस जगह में मूव कर रहा था. चलते चलते मैं देख रहा था बच्चे क्या सवाल कर रहे हैं. तो मैंने एक देखा कि देयर इज वन स्टूडेंट जिसने अपनी नोटबुक पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है. तो मैंने कहा भाई ये क्या है? लेफ्ट में कुछ लिखा, राइट में कुछ लिखा. मैंने कहा भाई ये लाइन क्यों और ये लेफ्ट और राइट क्यों? रिलक्टेंटली बोला, कहता सर आप पूछ के मानोगे ना? मैंने कहा हाँ यार पूछ के तो मानूंगा, पीछे पड़ जाऊंगा तेरे. कहता सर सुनो, लेफ्ट में वो, लेफ्ट में आपके नोट्स, राइट में मेरे नोट्स. मैंने कहा है तेरे मेरे नोट्स का क्या मतलब हुआ भाई? व्हाट वुड यू मीन बाय तेरे और मेरे नोट्स? कहता सर लेफ्ट में आर योर नोट्स राइट, एंड राइट में आर माई नोट्स. मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, इंग्लिश में क्यों समझा रहा है, बताना क्या बात है? कहता सर लेफ्ट में वो जो आपने पढ़ाया, राइट में वो जो मेरी समझ में आया. तो जो मैं समझ रहा हूं उसको तो मैं राइट में लिख रहा हूं सर. और बताऊं कमाल की बात, राइट वाले ही नोट्स काम आएंगे. रैंक 26 इन द कंट्री. पेस की एक फिनोमिनल जर्नी रही है. फर्स्ट स्टूडेंट पराग अग्रवाल, सीईओ ऑफ ट्विटर. सेकंड स्टूडेंट यशोधन कनोरिया, जिसने उबर का कोड अक्रॉस द वर्ल्ड लिखा है. सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टोरी है. जो फाउंडर है प्रवीण त्यागी जी, उन्होंने पहले ही दिन से दिमाग में डाल दिया था, पहले ही दिन से दिमाग में डाल दिया था. इसलिए अपने नोट्स बनाने जरूरी हैं. ये चाहे छोटा सा लिख लो, लिख जरूर लेना बच्चों, इसमें गड़बड़ मत करना. यू नो लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट सीबीएसई, आईसीएसई, ये वो, ये कहानियां वो कहानियां. देश बदल गया. देश अब बात कर रहा है स्टेम लर्निंग की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. देश एक स्टेप और आगे बढ़ा और बोला उसने उसको स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, एसटीई, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एएम, स्टीम. कैन यू बिलीव इट? ए स्टैंड फॉर आर्ट्स. आर्ट्स के बच्चों को भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उनको भी मैथ्स और साइंस आनी चाहिए, उनको भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. और एक स्टेप और आगे आ गया, स्ट्रीम. वो जो आर है ना स्ट्रीम का, वो है रीडिंग, विच इज मिसिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. जब से कोविड आया ये चीज मिसिंग हो गई है. इसको पकड़ के रखने का है, इसको जाने नहीं देने का है. पढ़ना भी है और अपने नोट्स बनाने भी है. तो कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, भाई हमने प्रूव कर लिया देवी और सज्जनों, भाई एंगल आई आर के बराबर होता है. कल आपसे कोई स्कूल में, कोचिंग में दोस्त आपका पूछे, भाई खुल के बता देना एंगल आई आर के बराबर होता है भाई. और ये इसलिए होता है क्योंकि फर्मेट साहब ने कहा था ये लीस्ट टाइम लेने वाली रेज होती है जो फाइनली इमेज बनाती है, और हमने प्रूव करके दिखा दिया. तो भाई अब इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. वंस यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, यू नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन दैट कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ, सवाल किसी और पे कर लिए. अब इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे एक दो सवाल करवाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको, कैसे प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं. तो भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे सामने आया. क्या सवाल आया वो दिखाना यार तेरे मेरे. कैन यू जस्ट शो इट टू मी? मैं आपको एक सवाल बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग सा. डाउनलोड हो गया? वो आ गया ना डाउनलोड? अच्छा, ओके. सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इवनिंग.
ओह, एक और, उससे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बतानी बाकी रह गई यार, मिस कर गया एक चीज, बता दूं क्या? एक बच्चा कहता है, सुनो सर, पता नहीं बच्चे ऐसी की बात करते हैं। मैंने कहा हाँ बता भाई। कहता है सर, चलो इसको ही फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई यही फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, फिर कहता है सर जी, ऐसा कहा जाता है रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। तो मैंने कहा ऐसा कहा क्या जाता है, ये तो सही है ही, इसमें कहने वाली क्या बात है? कहते सर मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? मैं तो ये कह रहा हूं, आई एम सेइंग एंड यू हैव टू प्रूव। सर आपको प्रूव करना पड़ेगा, गलत है। मैं कह रहा हूं सर, ये रे जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मैंने तो फोकस से पास करा दी। लो, अब आप प्रूव करो गलत है। जब एक सवाल में चार ऑप्शंस होती है ना बच्चों, हम जनरली वी ऑलवेज लुक अप टू द ऑप्शन विच इज करेक्ट एंड सॉल्व इट एंड गेट दैट करेक्ट ऑप्शन। वो जो तीन ऑप्शंस आपने सॉल्व नहीं करी ना, वो तीन सवाल है। आगे से हर ऑप्शन को ध्यान से समझना है, एग्जामिनेशन टाइम में मत करना है एक्सपेरिमेंट, एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं भाई। तो कहता सर मैं तो मानता, मैं नहीं मान रहा। पैराबोलिक मिरर ले लिया मैंने कहा ठीक है चलिए काम करते हैं, पैराबोलिक मिरर ले लूं? कहता हाँ ले लो सर, पैराबोलिक मिरर इज ऑल्सो स्फेरिकल मिरर, इट्स ऑल्सो स्फेरिकल मिरर, ले लो। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, जैसे मैंने तुमको बताया था इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, you know, and that's a beauty. The ray optics and wave optics is nothing but geometry. Now, the moment I say geometry, I mean every circle, straight line, सब काम आएंगी, सब काम आएंगी। लोग बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, यही है इंटरडिसिप्लिनरी, यूजिंग मैथ्स टू सॉल्व फिजिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा एक बात बता भाई। कहता बताओ सर। मैंने कहा तूने डायरेक्ट्रिक्स का नाम सुना है? कहता हाँ सुना है। तो मैंने कहा ले भाई, मैंने तेरी एक डायरेक्ट्रिक्स बना दी। कहता बना दो। फिर मैंने कहा तुझे डायरेक्ट्रिक्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पता है? कहता हाँ पता है। मैंने कहा बता। कहता सर, इफ आई टेक एनी पॉइंट पी हियर एंड आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड कनेक्ट दिस पॉइंट टू द फोकस। पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं एक डायरेक्ट्रिक्स बनाता हूं, पैराबोला से एक पॉइंट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं डायरेक्ट्रिक्स पर, और उसी पॉइंट को मैं फोकस से कनेक्ट करूं, तो भैया ये दोनों लेंस बराबर होती हैं। पता है आपको ये बात के बारे में? तो यू आर अवेयर ऑफ दिस, पढ़ रखी है आपने इतनी मैथ्स, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। कहते हाँ सर ठीक बात कह रहे हो आप। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, फॉर्मेट के पास चलते हैं वहां पे। फॉर्मेट साहब, हाँ जी सर, आपने कहा था ना कि अगर एक सोर्स से लाइट निकलेगी, मिरर पे जाएगी, इमेज बनाएगी, तो उसको मिनिमम डिस्टेंस लेना चाहिए या मिनिमम टाइम लेना चाहिए। कहता हाँ। तो मैंने कहा चल चलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से, मतलब इसको ले लेते हैं एस। एस मतलब ये आ तो इंफिनिटी से रही है, बीच में ले लेते हैं एस टू पी, मतलब एस पी प्लस मिरर टू इमेज। ये इमेज बेसिकली फोकस इज द इमेज पॉइंट हियर, पी एफ। ये लीस्ट डिस्टेंस है ना, ये कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए ना, हाँ या ना? होना ही चाहिए सर, तभी तो फॉर्मेट साहब ने यही तो एग्जैक्टली बोला था, दैट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ये ऑब्जेक्ट है या सोर्स है, मिरर से हिट किया, मिरर से इसने इमेज बनाई, तो ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और मैंने कहा भाई ये डिस्टेंस किसके बराबर है? कहता सर ये डिस्टेंस तो फिर इसके बराबर है। तो मैंने कहा एक काम कर ले, इसको ले ले, ले 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 बी, ले लिया। तो मैंने कहा इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है, तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि एस पी प्लस पी बी ये लीस्ट डिस्टेंस है। कहता हाँ सर कर सकते हो, क्यों परेशान हो रहे हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मिनिमम, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। और भाई साहब, भैया एक, दो और तीन, इन्हें अगर मैं 3 पॉइंट्स ले लूं, तो 3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कब होता है? 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस मिनिमम कब होता है? जब तीनों पॉइंट्स को लीनियर होते हैं, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस को मुझे मिनिमम करना है, तो इस रे को स्ट्रेट करना ही पड़ेगा। इस रे को स्ट्रेट
करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक सिंगल लाइन है, तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, यही डिस्टेंस मिनिमम होगा। इसी से प्रूव हो गया, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस। है ना मजेदार चीज, है ना एक छोटी सी चीज यार, ये याद करते करते जिंदगी निकल गई। प्रिंसिपल एक्सिस से पास, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस। अब आपको इसका रियल आंसर पता है। अब आप ये पूछ सक, अगर आपसे कोई टीचर या स्टूडेंट आपसे, या दोस्त आपके, पेरेंट्स आपसे पूछे बता भाई क्यों, तो जवाब देते ना कि सर यही लेंथ सबसे कम है, यही डिस्टेंस सबसे कम है, यही टाइम सबसे कम है, इसीलिए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। समझ में आया ना? इसको अगर नोट करना चाहो तो आप 1 मिनट इसको नोट भी कर सकते हैं। तब तक मैं 2 घूंट पानी पी सकता हूं भाई। कैन आई ड्रिंक 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू? तो तब तक आप इस पॉइंट को नोट करिए। वेरी गुड, ये हो गई दूसरी बात। आइए 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 आइए, अब आप आइए आइए आइए। अब यार, ऑप्टिक्स में एक होता है सोर्स, एक होता है ऑब्जेक्ट। देयर इज अ सोर्स एंड देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एंड देन देयर इज अ मिरर, एंड देन देयर इज एन इमेज। यही है ना कहानी पूरी। सोर्स, ऑब्जेक्ट, मिरर, इमेज। यार ये, सर ये इमेज किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की। तो फिर ये सोर्स क्या करता है? फिर सोर्स का क्या रोल है? अच्छा सर एक बात और बताओ, ये बड़ी एक विचित्र सी सिचुएशन है कि इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, ऐसा ही सेट सोर्स का क्या रोल है? एक और बात उसने बोली, कहता सर ये जो सोर्स होता है ये तो हमेशा रियल होता है। ऑब्वियसली सोर्स तो हमेशा ही रियल होगा, सोर्स ऑफ लाइट तो रियल ही होगा। लेकिन गुरुदेव, गुरुजी, एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? सर ऑब्जेक्ट रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है, ऐसा क्यों? और फिर इनमें रिलेशन क्या है? सोर्स इज ऑलवेज रियल, ऑब्जेक्ट कैन बी रियल और वर्चुअल, और इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो फिर सोर्स क्या कर रहा है? मतलब सोर्स की क्या इमेज ही नहीं बनती? और इनमें आपस में रिलेशन क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। आइए आइए खेलते हैं। आइए आपको बड़ा मजेदार चीज बताने वाला हूं, तो पहले ध्यान सुनिएगा भैया। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं पहले। आपको सर ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं मतलब? हाँ ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा भैया डिफाइन। भाई ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इमेज इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कमाल की बात, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अभी मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां रिफ्रैक्टेड रेज आएंगी। ठीक, ठीक है सर, ये बात तो ठीक कह रहे हो आप। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ऑफ इंसिडेंट रेज ये रिफ्लेक्टेड रेज का। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है देवी और सज्जनों। आज सोर्स और ऑब्जेक्ट को ही समझ लेते हैं ध्यान से। लिख लिया आपने? हैव यू रिटन दिस डाउन? अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो दीज द नोट्स विल बी गिवन टू यू, दे विल बी मेल्ड और दे विल बी सेंड टू यू, डोंट वरी। बट एक जरूरी सूचना है इसके अंदर, बच्चों बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भागना नहीं है, यही रहना है, यही समझना है। फिर इसके बाद डाउट्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद असाइनमेंट देंगे आपको, खेल कर देंगे खेल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना? याद करो फिर करना है, हमें क्या समझना है? डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये समझना है। आइए आइए आइए। अब आपको सर क्या क्या डिफरेंस है? तो भाई साहब एक काम करते हैं, एक मिरर लेते हैं। तो ले लिया, और इस मिरर के सामने एक सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या, ये खास बात क्या है इसके अंदर, दैट द साइज
of the source of light, very important, is small as compared to the size of the mirror. साइज ऑफ द मिरर के बहुत बहुत कम है, ऐसा मैंने माना है और ऐसा ही मैंने दिखाया है। मैंने छोटू सा सोर्स लिया, मिरर थोड़ा बड़ा ले लिया। अब सोर्स ऑफ लाइट से क्या निकलती है सर? रेज निकालते हैं। ओके, निकाली, मिरर के पास जा रही है तो निकाली। रे ऐसी भी जाएगी, रे तो ऐसी भी जाएगी, रे तो ऐसे भी जाएगी, तो हर जगह जाएगी। बट मेरी नजर तो उन्हीं रेज पर है जो मिरर की तरफ जाएंगी, क्योंकि वही इमेज बनाएंगी। तो मुझे बाकियों का सोचना ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है सर, ये तो इंसिडेंट रेज हो गई सर, ये तो इंसिडेंट रेज है सर, ये तो सर दिस इज नथिंग बट इंसिडेंट रेज। मैंने कहा हाँ है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है सर? यही है। ओहो, तो इस केस में सोर्स ऑफ लाइट ही ऑब्जेक्ट है। और अगर ऐसा है हाँ, तो फिर यही रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन का कोई पूछे आपसे व्हाट इज अ रियल ऑब्जेक्ट, वो सब कहानियां है, सामने रखा रहता है मिरर के सामने, वो सब तो पता है। थोड़ा अंदर चलते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो रही थी ना आज ये बात हो रही थी ना कि एनसीईआरटी और ढंग से करनी है चीजों को, वो ढंग से ही कर लेते हैं। वो जो चीज आपको मालूम है वो तो मालूम ही है, उसको मुझे दोबारा नहीं रिपीट करना। इन क्लासेस में वो रिपीट ही नहीं किया जाएगा। जो आप जानते हैं पढ़ाया वही जाएगा, जो आप नहीं जानते। और कमाल की बात देखिए, यहां इतनी दूर बैठे हुए मुझे पता है कि आप क्या नहीं जानते हैं। वाह, शेर हो गया तो आइए। तो भाई, रियल ऑब्जेक्ट की खास बात यह कि अगर सोर्स ही ऑब्जेक्ट है तो वो रियल है। और वो रियल कब होता है? जब सोर्स का साइज मिरर के साइज से बहुत छोटा होता है। कहते हाँ सर, बात तो समझ में आ गई, फिर आगे? मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक काम करते हैं, मिरर को ले लेते हैं छोटू सा, है ना जी देवी और सज्जनों, और ले लेते हैं सोर्स बहुत बड़ा, SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट। मतलब सेकेंड केस में द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मिरर। अब देखते हैं इस सोर्स से निकलने वाली रेज कैसे निकलेंगी। अब भाई जाना इनको इनके पास है, तो भाई हमने कहा चलो 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 सर गए, चलो 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 सर गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर इनका? कि गुरुदेव अगर हम इनको एक्सटेंड कर देना सर आगे, और इसको आगे एक्सटेंड कर दे, तो सर ये हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सर ये है ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये सारी रेज तो डाइवर्ज कर रही है ना, पीछे तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो नहीं रहा, होगा नहीं, होगा तो इनका आगे ही। ओहो, तो सर सोर्स और ऑब्जेक्ट दो अलग चीजें हैं इस केस में। मैंने कहा अच्छा, इसलिए इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सारी बात समझ में? यह है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यह है रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर सोर्स ही ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट रियल है, और अगर सोर्स और ऑब्जेक्ट दो अलग चीजें हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो ये बात अलग है कि मिरर के सामने रखा है तो सर ये रियल है, और ये मिरर के पीछे है तो वर्चुअल है। इतने से काफी नहीं है यार। इफ यू आर कॉम्पीटिंग विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री, आवर प्रिपरेशन हैज टू बी मच मच बेटर देन देम। और ये बच्चे जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये कुछ और भी तो कर सकते थे। आपने तो डिसाइड किया ना कि मुझे ये क्लास अटेंड करनी है, तो ये डिसीजन, ये कन्विक्शन शो करता है। आप हल्के में नहीं लेंगे चीजों को, आपको पूरा जहान ही चाहिए, तो फिर उसकी तैयारी करते हैं बच्चों। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रियल ऑब्जेक्ट एंड अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट? और ये सिमिलर स्टोरी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के अंदर भी आगे ऐसे ही बताई जाएगी, ऐसे ही वही चीज एज इट इज चलती चली जाएगी। तो आपने ये लिख लिया, आप इसको 2 मिनट नोट कर लो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मिलेगा नहीं आसानी से, ये पक्का है। आज ये यूट्यूब लेक्चर होने के बाद बहुत सारे टीचर्स को की नींद खुलेगी, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा ये खेल क्या चल रहा है। लेकिन ये क्लासेस बेस क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। वी वांट, मैं तो चाहता हूं सभी बच्चों का सिलेक्शन हो भाई, बट मेरे बच्चे जो आज यहां बैठे हैं
वो मेहनत थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं, उनको फायदा थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, थोड़ा सा तो लगता है ना। लिख लो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नोट कर लो। अब मैंने अपनी टीम से कहा है, क्लियर है? इमेज, मिरर, ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2, आपको हर तरह के सवाल कराए जाएंगे, लेकिन अभी मैं फॉर्मेट से बाहर नहीं जा रहा, अभी मैं वहीं अटका हुआ हूं। अभी पहले उसी के फंडे क्लियर और करने हैं। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या करते हैं? लेट्स टेक अ पैराबोलिक मिरर। ठीक है सर, ले लो, आपका मन है, ले लो पैराबोलिक मिरर। भाई स्फेरिकल मिरर होता है पैराबोलिक मिरर, पता है ना आपको? हम्म। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको ले लेते हैं प्लस एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं प्लस वाई एक्सिस। ठीक है सर। एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर। और इसको फोकस से पास करा देते हैं। ठीक है सर। मैं इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं a कॉमा 0। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, कोऑर्डिनेट a कॉमा 0। अब बता मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूं, अब आप कहोगे सर क्या पूछने वाले हो? भाई मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। लो जी, लो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। आप कहोगे सर अरे सर पैराबोला है, फोकस हमको मालूम है, इक्वेशन तो हमको पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है। मैथ से नहीं, फर्मेट प्रिंसिपल से। तो मैंने यहां कंडीशन डाल दी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। ये कंडीशन दे दी मैंने आपको। एंड आई गिवन यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वांट यू, मैं जानना चाहता हूं कि आपको बढ़िया तरह से समझ में आया या नहीं आया। सो दिस इज द क्वेश्चन, इट्स अ पैराबोला, it's a parabolic mirror, so you know the equation, but I don't want that. I'm saying, suppose I wish to calculate the equation of this parabolic mirror. This is a comma 0, this is plus x-axis. Can you find the equation of the mirror using Fermat principle? फिर रिमाइंड करा दूं, फिर एक बार रिकॉल करा दूं। फॉर्मेट ने दो चीजें बोली थी कि सर अगर 2, 3, 5, 100 रेज, इंसिडेंट रेज मिरर को हिट करने के बाद अगर इमेज बनाएंगी तो सबकी सब रेज सेम टाइम लेंगी, और अगर एक इंडिविजुअल रे की बात करें तो वो रे सबसे कम टाइम लेगी। तो देवी और सज्जनों, आपको यूज करना है फॉर्मेट प्रिंसिपल और इक्वेशन निकालनी है इस मिरर की। शुरू करिए। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट, फिर मैं बताऊंगा आपको। अरे वो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। वो दिखाना, मेरा टैब ओपन करके दिखाना, खोल दो टैब, ओपन कर दो, वाली फाइल दिखा दो मुझे, फाइल दिखा दो। यस, आई एम वेटिंग कि कोई मेरा बच्चा इसको सॉल्व करके दिखाएगा बाबा, तभी मजा आएगा। यार क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे ना, कौन से कराऊं तुमको? बैटरी लो, किसकी बैटरी लो है? तो उसको कनेक्ट करो ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इज इट नॉट गेटिंग चार्ज? या, नाउ लेट्स स्टार्ट। बीच बीच में टीम को भी चेक करना पड़ता है। हाँ जी, तो भाई फॉर्मेट प्रिंसिपल यूज करेंगे, और देखो कमाल की बात, कितना मजा आने वाला है, मैथ्स भी लगेगी, फिजिक्स भी लगेगी, समझने में मजा भी आएगा। अच्छा एक बात बताओ कि फॉर्मेट के हिसाब से दो रे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, सेम टाइम लेती हैं? हाँ सर, ऐसा तो है। तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं रे 1 और इसको ले लेते हैं रे 2। ठीक है भाई साहब। अब यस, वंडरफुल। So I'm going to use Fermat's principle and prove
and find this equation of the mirror. अब ध्यान से देखिए, this is ray 1, this is ray 2. Both these rays should travel the same distance. तो एक काम करते हैं, इस रे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस और इस रे का, इसमें सेकंड रे ले लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब from infinity to this point is the distance traveled by the ray to form an image, and the second ray again from infinity goes to the pole, comes back and forms an image here. We will calculate both these distances. आपको वैसे ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो भैया, इतनी तो गणित लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको। एक काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। Anyways, infinity to this point, infinity to this point is same. तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये डिस्टेंस मैं नेगेट कर सकता हूं, इन दोनों को बराबर आएंगे ना सामने इक्वेशन के, कट्टा मार देते हैं, ये हटे। अब मुझे यहां से यहां और यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। Now, if I have to find equation of a mirror, I need to first 0,0 लेना पड़ेगा और लोकस निकालने के लिए x, y भी लेना पड़ेगा। तो लोकस निकलेगा इक्वेशन, उस इक्वेशन में उसका, तो दिस इज x, y, दिस इज 0,0, दिस इज a, अब मुझे बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ये x, so this distance is a minus x, ये वाला डिस्टेंस प्लस आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x minus a whole square, पता है आपको, y minus 0 whole square whole to the power half. This distance plus this distance should be equal to this distance plus this distance. ये भी a, ये भी a, किसके बराबर हो गया? 2a. अब ये a मैंने 2 से कैंसिल कर दिया और x को मैं उधर ले गया, तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? x minus a whole square plus y whole square whole to the power half is equal to a plus x. दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, ये स्क्वायर कर दिए मैंने दोनों टर्म्स, क्या इक्वेशन आएगी? x minus a whole square plus y square is equal to a is equal to a square plus x square plus 2x, है ना भाई? सिंपल है ना? तो भाई आपने क्या नोटिस किया? ये गया इससे, ये गया इससे, और सच में क्या निकाला आपने? y square is equal to 4x. इक्वेशन आ गई। I mean, you can even find the equation of a mirror, of a reflecting surface. हमारी जिंदगी इसी में अटकी रहती है। So concave mirror, convex mirror. A mirror is a shape, and a shape can be any equation, ax square plus bx plus c. Shape. तो शेप निकालने का भी हमको तरीका आना चाहिए। हम शेप कब निकाल सकते हैं? जब हमको फॉर्म इट्स प्रिंसिपल। इसलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब हर चीज को समझना, और जहां तक हम पहुंचे, जो रिजल्ट्स हम यूज कर रहे हैं, उन रिजल्ट्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और उनकी डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई होप यू लव दिस क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया? सोचिए। क्लियर? समझ में आ गया अच्छी तरह से बात? तो फिर आगे बढ़े, आइए आगे आगे पूछ करते हैं। इफ यू वांट टू राइट समथिंग, आई गिव यू 30 सेकंड्स, नोट कर लो इसको, फोटो खींच लो, लिख नहीं पा रहे हो तो बाद में नोट्स बना लेना, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अपने हाथों से लिख के, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, सी दीस रेज, और ये खुद करके देखो। मैंने तो कर दिया फटाफट, ये डिस्टेंस अपने आप करो। ये 0,0 है सर, ये a,0 है, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, तो मुझे एक लोकस पॉइंट का निकालना पड़ेगा। आई टेक अ वेरिएबल पॉइंट x, y. नाउ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस। ये तो इक्वल है ना, हटा दें तो इनफिनिटी से यहां से यहां तक, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस निकाला, करोगे 100% आप जो कर दो। मजा आया कि नहीं? दिस इज वन, एक सवाल इस तरह का भी होता है, ठीक है ना? अब अगले सवाल की तैयारी कर लो भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मजा आएगा आपको? तो भाइयों एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लर्न, दिस इज अ मिरर, दिस इज y axis, this is x axis. Okay, and as I said, mirror is an equation.
एक इक्वेशन ही तो होगी, इसकी इक्वेशन उसने दी है दैट y इज इक्वल टू 12/5 साइन ऑफ पाई एक्स पाई एन। घबराना नहीं है इसके अंदर, साइन का भी तो है, साइन ही का है, क्या दिक्कत आ गई, कांस्टेंट है पाई एक्स पाई एन। वो बोलता है कि इक्वेशन ऑफ दिस मिरर इज दिस। फिर कहता सर जी, मैं कहा बता, कहता सर जी पता क्या हो रहा है, एक रे आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर एक पॉइंट पे हिट करती है, हिट तो बहुत जगह करेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये हिट करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाती है। हर पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा होगा जहां इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो आप। कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट where a ray parallel to x axis after reflection goes parallel to y axis? इस कंडीशन में, इस पॉइंट पर जहां ये रे हिट करती है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आपको नहीं, मैं आपको देता हूं इसके अंदर 1 मिनट टू थिंक अबाउट, थिंक अबाउट, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना है, मजा आए करके थिंक अबाउट। यार सॉरी टू से, मैं ना बच्चों से बात छुपाते नहीं, बीच बीच में रेड बुल भी लेता हूँ, बड़ी डांट पड़ती है मुझे, बहुत डांट पड़ती है रेड बुल मत पिया कर। बट यार वो एनर्जी ड्रिंक लगता है, एनर्जी तो लगी नहीं है ना ब्रो, मेरी बात, तुम्हारी भी एनर्जी खर्च हो रही है, नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने कहा सर मुझे ना जिम में मसल्स बनाने हैं, मुझे मसल्स बनाने हैं सर। तो वो जिम पहुंच गया, जिम में गया, जिम जाने के बाद he tells the counselor, ma'am I want to make muscles. She said join the gym, pay the money, and he goes and joins the gym. वो कोच के पास जाते हैं, कहता है कोच सर मेरे को ना मसल्स बनानी है। अच्छा, कोच जनरली ऐसे बात करते हैं, हाँ बता, 6 साढ़े 6 फुट का बंदा, हाँ ठीक है, एक काम कर, इस डंबल को उठा। तो डंबल उठाता है, आसानी से उठा लेता है, फिर कहता है एक काम कर, ये तूने 10 किलो का उठाया, अब 20 किलो का उठा। वो भाई 20 किलो का डंबल उठाता है, ऐसा मुश्किल सी हो रही है लेकिन कर रहा हूं। वो कहता है 30 किलो का डंबल उठा, उससे वो डंबल ही नहीं उठता। और कोच कहता है 30 किलो के डंबल से उठाना शुरू कर। अब वो बच्चा कहता है सर ये क्या बात हुई, उसको लगता है यार मैं, वो जाता है कोच के पास, कहता है सर यार सर एक बात कर रही थी। अब मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, मैं भी उस तरह का कोच हूँ जहां बच्चे डायरेक्टली आकर मुझसे बात कर लेते हैं। पेस में सारे टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली। त्यागी सर ने पहले ही दिन वो ही लोग चुने जो आईआईटी से ग्रेजुएट है, who've done this journey, who've crossed this journey, जिन्होंने सारी जर्नी देखी है। और दूसरे पैशनेट, खतरनाक वाले, और तीसरा मतलब पैशनेट, तीसरा अप्रोचेबल। Probably this is the only, मतलब मैंने तो यार एक दो जगह और भी काम किया सच्ची बताऊं तुमको, I mean I have worked in brilliant tutorials also, but this is the only place where the numbers, the mobile numbers of the teachers is given to the children. Amazing. I mean, there is no diwar, there is no wall between a child and a student and a teacher. तो भाई हमें तो ट्रेनिंग मिली है कि बच्चे हमारे पास ऐसे आ जाते हैं। तो हमारे पास तो बच्चा आया, कहता सर एक बात बताओ, 10 किलो का मैं बढ़िया उठा रहा था, 20 किलो में मुझे दिक्कत आ रही थी, 30 किलो तो मुझसे हिल ही नहीं रहा, आपने 30 से शुरू करवा दिया। तो क्या करता है, अपनी जेब से पेन निकालता है, कहता बेटा एक पेन पकड़ लेता है वो, कहता इसमें वेट है, हाँ है, वेट तो है, उठा। कैसा मजाक कर रहे हो, बस ये आगे जवाब मिल गया। कहता क्या मतलब, कहते इस वेट से अगर तू बेटा उठाएगा ना तो जो मसल है वो भी खत्म हो जाएगी।
अगर मसल्स बनानी है तो वेट उठाना आपको पड़ेगा जो आपसे ज्यादा है. द वेट विच यू कांट लिफ्ट इज द वेट यू शुड लिफ्ट टू मेक योर मसल्स. आई बात सही कि नहीं? आ जाओ फिर इधर आ जाओ. तो ये मसल्स मस्कुलर मसल्स नहीं, मेंटल मसल्स बनाने की तरीका करके दिखाएंगे. सॉल्व इट, सॉल्व इट. ग्रेट. हाँ जी. और भाई शुरू करा जाए. कहता सर ये इक्वेशन दिया आपने, ठीक है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं? अब मैं तो टीचर हूं, मुझे तो आता है, मैंने तो कर दिया, बात नहीं बनी. करना तो आपको है ना यार. आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना. सर ये इक्वेशन है, ठीक है, सर ये क्या स्टोरी हुई? और पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. अच्छा सर ये तो एंगल 90 है. ओहो. और सर एक बात बताऊं मैं आपको, क्या मैंने कहा कहता सर इसका मतलब मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं क्योंकि एंगल 45 पाई बाय 4 हुआ, ये भी पाई बाय 4 हुआ. अरे बात तो तू सही कह रहा है, ये भी पाई बाय 4 हुआ. ठीक है ना? तो अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, इक्वेशन दी हुई है. इफ आई ड्रॉ टेंजेंट हियर, है जी, ये 45, ये 45, ये भी 45 है ना. The angle between the perpendicular and the ray, याद रखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई. जैसे मुझे पता है इसके और इसके बीच का एंगल पाई, तो ध्यान से ना, सुन रहे ध्यान से ना. अब इसके पर, दिस इज द नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो जो एंगल इसके और इसके बीच में, इस लाइन और इस लाइन में, वही एंगल इसके परपेंडिकुलर जो कि ये है और इसके परपेंडिकुलर जो कि ये है, सेम एंगल होगा. कई बार ये बहुत कम होता है, फिर पाई बाय 4 होता है. अच्छा सर इसका मतलब तो वो अटैच टैन ओके dy by dx 1 हो गया. बस यही कैच है बच्चों, dy by dx 1 हो गया. आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो सही, इसको डिफरेंशिएट करके तो देखिए क्या निकल के आता है. चेक तो करो. व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस? टेल मी. डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? करो डिफरेंशिएट. dy by dx, घबराओ मत. 12 by pi बाहर आ गया, cos pi x by l into constant pi by l. सर जी इससे गया और इससे गया, और सर जी ये dy by dx है 1. अब ये x की वैल्यू कितनी आई? l/3 आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत लगी क्या? कोई प्रॉब्लम आई क्या? कोई प्रॉब्लम आई नहीं ना. Exactly. Now the moment you find x, I will substitute the value of x here and I will get the value of y. Parallel to x axis, parallel to y axis. 90 डिग्री हुआ सर, 90 हुआ. अच्छा सर नॉर्मल जो मैं ड्रॉ करूंगा, इंसिडेंस और नॉर्मल रिफ्लेक्टिव रे के बराबर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल. तो सब पाई बाय 4. सर अगर इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये भी पाई बाय 4. तो सर ये तो स्लोप ही हो गई. तो सर तो tan थीटा और dy by dx समान हो गया. ये रहा y, ये रहा x, डिफरेंशिएट किया 1. और जब मैं इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, आई गेट द वैल्यू ऑफ y एज L/3 by pi. आ रहा है. अभी तक ना प्लेन मिरर किए ना स्फेरिकल मिरर किए, रिफ्लेक्शन करी सर. एंड बिलीव दिस, मतलब हाउ मेनी क्वेश्चंस शुड अ स्टूडेंट सॉल्व? कितने सवाल एक बच्चे को सॉल्व करने चाहिए जिससे कि वो महारथी हो जाए? इनफाइनाइट. लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से आपने समझ लिया, फिर आपको 1000 सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों. उस कॉन्सेप्ट को समझने में एक बार मेहनत करनी है, टाइम लगाना है, उसके बाद सवाल बाकी अपने आप होते जाएंगे. प्रैक्टिस हम आपको कराएं. मजा आया आपको जीवन का? स्टेप ऐप के बारे में बात बताऊंगा. नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले. ठीक है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप बनाएंगे जो घर बैठ के आपको रिविजन करनी होती है ना, जो घर बैठ के आपको फंडे क्लियर करनी होती है. क्लास वर्क तो हम कराएंगे, होम वर्क जो आप करेंगे
वो इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए, बाद में बात करेंगे उसके। पहले क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से, अगले सवाल पे चलते हैं देवी और सती। भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में। तो बच्चों अब चलते हैं अगली चीज, अब दो दो हाथ हो जाए प्लेन मिरर्स से। तो भाई एक सवाल बड़ा कॉमन सा है जो एनसीईआरटी के अंदर हर किताब में हर आदमी पूछता है कि सर जी अगर मुझे अपनी पूरी हाइट मेजर करनी है जी, बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं आपको, सर कितना आसान सवाल कर रहा हूं, नहीं लर्निंग है इसके अंदर, एक लर्निंग है तभी कर रहा हूं सर। मैं खड़ा हूं, ये मेरा हेड है, ये मेरा टो, फिर कहते सर वो मेरे को ना अपना एक प्लेन मिरर बना दीजिए। मैंने बना दिया, और ये हाइट ले लेते हैं सपोज h1। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी फंडामेंटल क्वेश्चन कि इफ आई एम स्टैंडिंग और मेरे सामने एक मिरर है और मेरी हाइट सपोज h0 है, मेरी हाइट 6 फीट बोल दूं, झूठ बोल दूं, तो नीचे की हाइट है 6 फुट 2 इंच, मेरी 5 10 11 के आसपास है, मान लो ना 6 फुट है क्या, ठीक, 6 फुट का संदीप सिंह बना है। अब उसने अपने सामने मिरर टांग लिया। अब सवाल ये पूछा गया कि भैया बताओ मिरर की प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ हाइट कितनी होगी जिससे कि संदीप सर उस मिरर में अपनी इमेज देख सके। व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, द लेंथ ऑफ द मिरर, सो दैट संदीप सिंगल कैन सी हिज इमेज इनसाइड द मिरर। मैं आपको सर बोलता h/2 होती है, बचपन से पढ़ रखा है भाई, मेरी बात सुनो, रे डायग्राम बना के डिराइव करो पहली बात। ठीक है h/2 है, सही बात है, तुमको आता है आंसर, वेरी गुड, बट कैसे आता है वो तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो ये बताओ मुझे, हाउ डू आई प्रूव, ये आंसर तो आपको बताइए, हाउ डू वी प्रूव दैट दिस लेंथ और द हाइट, द मिनिमम हाइट आई नीड इज h0/2, ये प्रूव कैसे करें। तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ऑब्जेक्ट है जहां से रेस निकली या जहां रेस पहुंची, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, याद है ना, रियल ऑब्जेक्ट रेस निकली डाइवर्ज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रेस कन्वर्ज। ऑब्जेक्ट से रेस निकलती है, मिरर पे हिट करती है, इमेज बनाती है। इमेज दिखेगी कब, वो जो इमेज बनी वो अपने को कब दिखेगा बाबू, वो अपने को कब दिखाई देगा, वो कब दिखाई देगा वो जानना जरूरी है, तभी मेरे को वो इमेज दिखाई देगी। सो दैट मींस सोर्स टू द मिरर, mirror to the image or the reflected ray reaching my eye will ensure that I see the image of that object inside the plane mirror. Reflected ray bro, आई मांगता है, ये खेलते हैं फिर। अब आई कहां पर होगी, कुछ साल पहले पढ़ा था, आदत सी होती है ना सिमेट्री दिखाने की, एक बच्चे ने नीचे बनाने की, कहना सर सिमेट्री, अरे भाई इसको हेड के थोड़ा सा नीचे ही होगी, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो भैया मैंने आई बना दी। ये तो भाई साहब ये सोर्स हुआ, ये आई, ये मिरर है। तो आप पहला काम क्या करेंगे सर, ये जो है ना सर, ये जो रे है ना सर, रे 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 इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके आई पे आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एंड आपको ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन से क्या होगा। तो मैंने ब्रो क्या किया, क्या किया मैंने ली इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्ट करा के लेके यहां, लो जी, और वेरी गुड। अगली चीज मैंने कहा सर ये टो की भी तो इमेज चाहिए, तो भाई ठीक है, तो टो और आई के बीच में मिडिल पॉइंट देते हैं, ये रहा मेरा मिडिल पॉइंट। तो सर ये जो रे है वो टो से जाएगी, और अगर इसकी इमेज मुझे देखनी है तो रिफ्लेक्टेड रे को आई पे तो आना पड़ेगा। सर जी ये है वो हाइट जिसके बारे में आप परेशान से घूम रहे हैं, ये है वो हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। कहानी में ट्विस्ट पता कब आएगा, अगर मुझे अपने चेहरे की को पूरा देखना है और मेरे सामने एक मिरर रखा जाए, इफ आई प्लेस अ मिरर, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ माय साइज ऑफ माय हेड। एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क, हाइट नहीं देखनी, लंबाई नहीं देखनी चेहरे की, अगर चौड़ाई देखनी है, इफ द ब्रेथ ऑफ द फेस is B,
will I still need the length of the mirror to be b by 2, less than b by 2 or greater than b by 2? ये सवाल अब की क्लास तक आपको सॉल्व करके आना है, या फिर you send this answer सॉल्व करके ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ में, सवाल समझ में आ गया ना? अब भाई अगर मुझे अपने हेड की लंबाई की सीखिए, आई वांट इसको मुझे अगर मिरर में देखना है तो सामने जो मिरर लगाऊंगा उसकी हाइट मेरे फेस के आधी होनी चाहिए। अभी प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ नहीं हुआ, करते हैं पता है ना। लेकिन अगर आपको चौड़ाई मेजर करनी तब, तो अगर ये ब्रेथ भी है तो भैया मिनरवा का जो आपको साइज लेना पड़ेगा वो b/2 होगा, और b/2 से ज्यादा होगा या कम होगा। ये है आपके लिए होमवर्क, और बड़ा कमाल का आंसर आने वाला है बच्चे, 100%। आइए अब हम सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, आई वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन दैट, बट ये तो मुझे पता है ना कि सर अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। पता है नहीं बात को? हाँ सर पता तो है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं रिफ्लेक्टेड रेज को, एक्सटेंड कर दूं रिफ्लेक्टेड रेज को, और इनको ज्वाइन कर दूं, तो ये भी h0 ही होगा। हाँ जी सर, क्योंकि प्लेन मिरर के सामने जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही पीछे मतलब वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन जब दोनों का सेम है तो मैग्निफिकेशन 1, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने उतना ही इमेज मिरर के पीछे। बना दिया भाइयों। ले लेता हूं इस डिस्टेंस को x, ये डिस्टेंस भी x ही हुआ। हाँ जी, ये डिस्टेंस भी x ही हुआ ना? हाँ सर हुआ। तो सर आपने रिफ्लेक्टेड के पीछे क्यों ली? और क्योंकि मेरे को इमेज बनानी थी ना यार। और सर ये फिर आपकी डाइवर्ज करके क्यों बना रहे हो? और क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है ना भाई, रियल इमेज नहीं है। अगर ये रियल इमेज होती तो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज करती, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रही है, ये वर्चुअल है। बात सही है, ठीक। आई वांट टू फाइंड, ओह सर ये तो क्लियर ही हो गया सर, ये तो बात नहीं। मैंने क्या हुआ? और कहता सर एक इसको देख, और देख लिया, और सर एक इसको भी देखो, और मैं क्या देख लिया, और कहता सर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है सर। हाँ यार, वो ये और ये तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो फिर इसका मतलब h इस ट्रायंगल का अपॉन इस ट्रायंगल का डिस्टेंस x, हाँ जी, विल बी इक्वल टू h0। हाँ जी, अपॉन डिस्टेंस कौन सा लूंगा? ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये h0, x प्लस x इज 2x। बूम 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 बूम। पता क्या होता है? एक चीज आना, एक चीज को यू नो समथिंग बट यू नो हाउ टू डिराइव दैट टू डिफरेंट। स्टार्ट डिराइविंग थिंग्स। Don't fall in this trap of solving more and more problems. Problems are endless. Whatever you are doing, whenever you are discussing, understanding any one question, put your heart and soul in it. एक सवाल से 100 सवाल सॉल्व होंगे, 100 सवाल से 1000 सवाल सॉल्व होंगे, कोई गारंटी नहीं। अंडरस्टूड? ये लिंक आपने निकाल दिया, वैसे मैंने प्रूव कर दिया। नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद जो अगला सवाल मैं आपको कराने वाला हूं वो मजेदार होने वाला है भाई साहब, मजेदार होने वाला है। हमने क्या, what is the learning from this concept, from this question? That sir, object, mirror, incident ray, reflected ray, when it reaches my eye, I'm going to see that image. और इसी से ऑप्टिक्स के अंदर एक नया आयाम खुला, एक नई बातचीत शुरू हुई, एक नई डिस्कशन शुरू हुई, जिसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू। आया दोस्तों? लो जी लो, और लो जी फील्ड ऑफ व्यू। हाँ जी, मतलब फील्ड ऑफ व्यू कि सर एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर है, रिफ्लेक्ट होकर रे आई, मुझे रिफ्लेक्टेड रेज कब किस डिस्टेंस में मेरी आई तक पहुंचेगी, वो डिस्टेंस हुआ ना जहां पर मैं उसकी इमेज देख सकता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, एक मिरर, रिफ्लेक्ट होकर रे आई। अब वो जो रिफ्लेक्ट होकर रेस आई है, जितने रीजन में वो रिफ्लेक्टेड रेस रहेंगी, अगर मैं अपनी आंखों को लेके उसके बीच में पहुंच जाऊं, मुझे दिख जाएगी बात सर। आई विल बी एबल टू सी दैट। दिस इज कॉल्ड द देसी वे ऑफ टेलिंग यू द फील्ड ऑफ व्यू।
और इस पे हो जाए एक सवाल, और उस सवाल से हमको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या थी। तैयार हो आप लोग? और तुम तो हाँ भी नहीं बोल रहे, मैं मान लेता हूं कि तुम हाँ बोल। आई होप यू आर लाइकिंग द क्लास, आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास। भाई मुझे बड़ा मजा, भाई हुआ क्या, देखिए कहानी में एक सवाल बनाते हैं, आपको एक सवाल बनाते हैं आप, आइए आइए। तो बंधु हुआ ये कि भाई साहब ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है साहब। तो मैं जरा कोऑर्डिनेट देख लूं ब्रो, कोऑर्डिनेट मैंने बचपन में क्या ले रखा है, लो जी लो, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर 2,0। मजा आएगा, सवाल को छोड़ना मत, छोड़ के मत जाना यार, वो विराट कोहली है ना, छोड़ता नहीं है ना यार, वो इसीलिए अच्छे रन बना पाता है क्योंकि वो थकता ही नहीं है, ही डजंट टायर, थकता नहीं है। ये तो अपने हाथ में है ना, दिमाग कितना है, कितना मेहनत कर सकते हैं, मेहनत कितनी कर सकते हैं तो अपने हाथ में है ना, उससे पड़ गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सामने एक वॉल पे एक मिरर हैंग कर दिया, एलो जी। और पाजी मिरर के कोऑर्डिनेट जो है ना, ए वाला 4, क्या है ये चेक कर लू 4,1, और ये है 4,3, 4,1, और ये है पाजी 4,3 है जी। तो समझ में आ गया ना, ये तो 4,0 ही हुआ। तो आपने what is the situation? There is a y-axis, there is an x-axis. I place a small point object on the x-axis. The coordinates are 2,0. I hang a mirror on the wall. The coordinates of these mirror, the lowermost coordinate is 4,1 and the topmost coordinate is 4,3. अब हुआ ये, मैंने आपसे कहा एक काम कर लो यार, मेरे रिजल्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए, ये रिजल्ट को चलाने के लिए। अब बताओ, can you help me? See what can you do? Yeah. Oh yes, और देसी तरीका, और कमाल हो गया, कैसे सॉल्व होना था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो भाई साहब, मजा आने वाला है। नाउ मैंने आपसे कहा कि आप वाई एक्सिस पे मूव करना शुरू करो, वाई एक्सिस के अलोंग, द ऑब्जर्वर इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मिरर को मैंने ये यहां हैंग किया। आपको मुझे बताना है कि इस ऑब्जर्वर को जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता चला जा रहा है, उसको किस रीजन में, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, नीचे से ऊपर, इस रीजन में, इस वाई एक्सिस के ऊपर किस रीजन में, किन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, किन वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से इमेज दिखाई देगी। नहीं समझे भाई, यहां से रेज निकलेगी, ये रे निकली, ये रे निकली, ये रिफ्लेक्टर के ऊपर जाएगी, जाएगी, फिर रे ऊपर से भी आएगी। वो ये पूछ रहा है अब रिफ्लेक्टर कहां जाएगी, यहां जाएगी। तो अगर मेरी आई यहां पर हो, ठीक मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा। वो ये पूछ रहा है कि किस रीजन में, मतलब किन कोऑर्डिनेट्स के बीच में इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मिरर से फॉर्म हुई है, वो वाई एक्सिस पे एक ऑब्जर्वर देख सकता है। उस रीजन को डिफाइन करिए, वाई कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट्स बिटवीन विच द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। 2 मिनट, मैथ्स है सिंपल, गणित सिंपल, मैथमेटिक्स मिलाओ, सॉल्व इट, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको सॉल्व करूंगा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, डोंट गिव अप। समझ आ गया क्वेश्चन, घबराना नहीं है, सर यही बैठे तुम्हारे साथ। हाँ जी, किस रीजन में आपको भी सर ये ऑब्जेक्ट था ना, मैंने कहा हाँ आपको, कहता सर यहां से क्या निकलेंगे, मैंने कहा इंसिडेंट रेज, और सर वो कहां जाएंगी, वो मैगर मिरर जाएंगी।
सर वो रेज जो इंसिडेंट रेज जाएंगी वो यहां से यहां तक जाएंगी, राइट? बट ये दो एक्सट्रीम है, ये दो एक्सट्रीम है, मतलब कि जो रे इधर हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आएगी, और जो रे इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को हिट करेगी और जो यहां आएगी, अगर मैं उस रीजन के अंदर हूं, आई कैन सी द इमेज। आप मुझे ऐसा क्यों? मैंने कहा यार एक रे तो बीच में से लेगा, ऊपर से लेगा, वो सब आएगी तो इसी रीजन के अंदर। आई वॉन्ट द एक्सट्रीम्स, तो मैंने मिरर के दो एक्सट्रीम्स लिए। आप क्या करोगे सर? एक रे लगना सर, रिफ्लेक्ट करा ये सर, जब तक मैं यहां से यहां जा रहा था ना, मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा था। ऑब्जेक्ट भी था, मिरर भी थी, इमेज भी थी, मुझे नहीं दिखाई दी। आई कुड सी इट बिकॉज आई डिड नॉट फॉल इन द फील्ड ऑफ व्यू। जब तक मैं रिफ्लेक्टेड रेस के सामने नहीं आऊंगा, मुझे दिखाई देगी। तो दिखना यहां से शुरू होगी, और कब तक दिखाई देगी बताओ? कब तक दिखाई देंगी? सर इसका भी एक्सट्रीम ले लो और इसको भी ऊपर ले जाओ, और सर जी जब तक मैं इस रीजन में हूं, तब तक मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती रहेगी। भाई मेरे को नहीं लगता है बड़ा मुश्किल काम है। आप ये रीजन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई। सपोज ये डिस्टेंस मैं ले लूं y1, हेलो, और ये डिस्टेंस ले लूं y2 है भाई। अब आपको पता है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे उतनी इमेज पीछे, तो लो जी मैं पीछे ले आया सर इसको। तो सर ये ना मैं ऊपर ले गया, बैक बाजू में आएगा ऐसे ही ना, पता है ना तुम्हें? पता है नहीं पता भाई? पता है नहीं पता है? पोचा सभी लगना तो अगली क्लास से ठीक करा दूंगा, चिंता मत करो। आज ही पंगा करना है मेरा बोर्ड। लो जी लो। हाँ जी, irritating, slightly irritating. It's fine. Don't Hmm? hand use that. No, I need to use my hand. Yeah. तो wonderful. तो मैं यहाँ ले आया, सुन रहे हो मेरी बात? तो भाई ये यहाँ भी, और मैं इसको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ ला रहा हूँ। सुन रहे हो मेरी बात? ये क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको ठीक से कर नहीं पाया। ये बेसिकली यहाँ जाएगी। If I extend them, don't you realize that this is 2, this is 4, this has to be 6,0? हाँ जी, और आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल से बन रहा है, ये सब बंद हो रहा है ट्राइंगल। ये निकालना आपको y1 जी। आपको ये लेंथ पता है ना? पता है कि नहीं पता? तो इस लेंथ के बारे में आपको पता है। सिमिलरली जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं तो ये डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं मैं, ये भी ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो मैं y1 निकालूंगा, मैं y2 निकालूंगा, और y2 minus y1 is going to be the distance between which I can see the image of this object. Now, ladies and gentlemen, this distance is called the field of view. इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ। इसको नोट कर, क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया। आई वुड रिक्वेस्ट यू सॉल्व एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2। जो बच्चा सबसे पहले इसका जवाब देगा अपने चैट बॉक्स में लिख दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 y2। वाह, मजा सा आ गया पढ़ाने में आज। दिखा दो, ठीक है? सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। अभी तक हमने व्हाट हैव वी स्टडीड? रे ऑफ लाइट के बारे में। यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब यहां से शुरू होता है चेन मेन्स का सफर। है सर, आप तो कहते हैं एनसीईआरटी, आप तो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ाओगे, अब आप जेई मेंस की बात करने लगे। तो मैं कितना पाजी, मैंने शुरुआत में क्या गलदस्ती थी, क्या बताया था तुमको कि 2020 के बाद T20 की बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहा हूं के बाद खेल बदल गया। अब सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे खेल होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में खेलते हैं सवाल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के सवाल कहां पर आते हैं? चेन मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, और अब तो बोर्ड्स में भी आएंगे। और जब तुम्हारे फंडे यहाँ क्लियर है भाई, तो दिक्कत क्या है? तो हो जाए फिर दो हाथ। आइए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स प्ले नॉट कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले द चेन मेंस। रेडी स्टडी गो। थैंक यू संदीप। इसका नाम भी my assistant, my DTP operator, इसका भी नाम संदीप।
मैं भी समझी। ग्रेट। तो हो जाए 2-3 दिन हाथ संभाल के, वो दिखाना मेरा कहां गया, यहां से कहां गया। हाँ जी। तो वो दिखाओ, लेट मी दिखा, थोड़ा बड़ा कर दे। हाँ जी। तो सर सवाल कुछ ऐसे, चलिए पहले एक और आसान सा सवाल ले लो, थोड़ी मैकेनिक्स खेलो मेरे साथ। आओ मैकेनिक्स खेलो। मैकेनिक्स से तो सर बड़ा डर लगता है, और मैं किताब पढ़ी, मैकेनिक्स इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। और एक मौका दो, तुम्हारे फंडे ना क्लियर कर दिए ना मैकेनिक्स के, तो बाद नाम बदल देना, पेज से तुम्हारा टीचर है भाई, पता नहीं तुम्हें पता कि पता है, या नकली टीचर कोई नहीं है, सब असली टीचर है। हाँ जी। तो पाजी ऐसा है कि एक मिरर है M1 एंड दिस इज मिरर नंबर 2, और दोनों मिरर्स के बीच में द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज थीटा। देख रहा, मुझे दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। आइए भाई, ये मेरे दोस्तों, मेरे बंधु, एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v0 से v से पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू मिरर M2 जा रही है। एक रिफ्लेक्शन यहां से होगी, इसकी एक रिफ्लेक्शन यहां से होगी। There will be an image formed because this is an object and that's a mirror. So this object will definitely form an image. This mirror will form an image of this object. वो यहां बनेगी, और सिमिलरली ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके नीचे भी मिरर है, वो भी एक इमेज बनाएगा। हाँ सर। और भाई दोनों इमेजेस के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। समझा क्वेश्चन, समझा ना भाई? दिस इज एन ऑब्जेक्ट, बड़ा आसान सवाल है, दोबारा बता देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू M2, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव, उसको सामने के M1 मिरर करता है, थीटा एंगल पर। ये M2, एक रिफ्लेक्शन M1 से होगा, एक रिफ्लेक्शन M2 से होगा, एक इमेज I1 बनेगा, एक इमेज I2 बनेगा। किसका? वेलोसिटी। भाई साहब आपको पता करना है क्या? आपको इन दोनों इमेजेस की के बीच की relative velocity निकालनी है। Find the relative velocity of the images formed by the two mirrors। और एक बात और बता दूं तुमको, ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन से डर लगता है। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूले से डर लगता है। हाँ जी। रिफ्रैक्शन में अगली क्लास में, पहले थोड़ा कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना, बिना लेंस मेकर फॉर्मूला, बिना साइन कन्वेंशन, और एक सिंपल फॉर्मूले से, एक वन सिंगल फॉर्मूला, जेई मेंस और जेई एडवांस के सारे सवाल सॉल्व करोगे। आई ट्रूली बिलीव दैट दिस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, दिस इज थिंक विदाउट इंक। थिंक विदाउट इंक। अगर पेन लग गया, कलम लग गया, टाइम लग जाएगा। रिफ्रैक्शन के अंदर तैयार है ना, मैंने आपके सामने कसम खाई है। नो लेंस मेकर, नो साइन कन्वेंशन, वन सिंगल फॉर्मूला, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो पिछले 40-50 साल में अब तक आई हैं, वो सारे सवाल आपसे घर बैठ के सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास की लिए इंतजार करिएगा। बट पहले है कि कहां पे मेरा सवाल, वेयर डिड दिस अपियर? पीछे आ रहा, टेक्नोलॉजी पीछे आ रहा। मिरर 1, मिरर 2, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v, एक इमेज इधर बनती है, एक इमेज इधर बनता है, दोनों की इमेजेस की रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी है। और मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट, करो। तब तक मैं भी सांस ले लूं, सांस लेने की जरूरी है बीच बीच में। आई होप यू आर लविंग द क्लास, एंजॉय द क्लास। संदीप भैया, सारे बच्चे जुड़े हुए, तो बच्चे कम तो नहीं हुए? थोड़े हुए। चल रहा है ना कार्यक्रम? प्लीज सॉल्व इट, सॉल्व करके दिखाइए। एक्सक्यूज मी, मैं बीच बीच में
हाइड्रेट कर लेता हूं। यस, तो आइए खेलते हैं। तो पहले तो एलो पोचा मार देते हैं, लाइफ को थोड़ा कर लेते हैं इजी। पता क्या है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो एग्जाम में आते हैं बच्चों, मेरा ध्यान रखना, इनसे दोस्ती करनी होती है, घबराना नहीं होता। दोस्ती यार, सर बात बताओ, पहले M2 को निपट लेते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, बी मिरर के पैरेलल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि देखो सर बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली आ रहा है तो इमेज बनेगी प्लेन मिरर के अंदर। क्या मतलब सर, इसका क्या मतलब? समझाता हूं। ये प्लेन मिरर है ना? हाँ जी है। तो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये डिस्टेंस आपने एक्स, एंड सपोज दिस हाइट इज एच। You say two things, they're very interesting. There are two things that इसकी इमेज यहां बनेगी ना, वर्चुअल इमेज डॉटेड बनानी थी, डॉटेड बनेगी, तो हेड डॉटेड, तो मैं इसको ना अलग कलर से दिखाया, ये है इसकी वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट बनेगी, वर्चुअल है ना, डायरेक्ट बनेगी, और ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस एक्स। यू नो बेस्ट, द ब्यूटी ऑफ दिस इज, ये एक्स क्या होगा, ये क्या लिखे मैंने एक्स बराबर बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मिरर से perpendicular distance of the object, the perpendicular distance of the object from the mirror, that's important, equals the perpendicular distance of the image from the mirror. It is a perpendicular distance. तो सर ये तो पैरेलल है, ये कुछ हो ही ना, मतलब कुछ हो ही पता नहीं होगा ना, बना दो ना, क्या दिक्कत है? इसकी इमेज तो ऐसे बनती है। तो मैं कोई और कलर ले लेता हूं, उसको मिटा, लेट मी समझ, बने रहना, छोड़ना मत, लगे रहना, हिम्मत छोड़नी नहीं है वेलोसिटी। ये सर इमेज है आई। अब इसका क्या करें सर, ये तो लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। वेक्टर्स पढ़े हैं ना, 11th में तो वेक्टर्स पढ़े हैं ना, आज उसका रोल आएगा, आज उसका इस्तेमाल करने का टाइम आ गया लोग। आई एम गोइंग टू फाइंड द वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ v व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। मुझे ये चाहिए, परपेंडिकुलर ये चाहिए ना, तो सर एक परपेंडिकुलर होगा और एक मिरर के पैरेलल होगा। सर ये थीटा है, तो सर ये थीटा होगा, तो सर ये b cos थीटा होगा, और सर ये b sin थीटा होगा। ओहो, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। एलू पढ़ा देंगे, एलू भी थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। आपको पता है ना, मिरर का एक हिस्सा या पूरा मिरर सेम इमेज फॉर्म करता है, तो ऐसा नहीं कि इसको तुम यहीं तक ले, यू कैन एक्सटेंड इट, आप इसे कहीं तक ले जाओ, इसको कहीं तक ले जाओ, तुम सर सॉल्व कर देगा आसान है। तो सर बात ये है कि ये v है, this is v sin theta, this is v cos theta, now this is a component which is perpendicular to this mirror, तो इसका मतलब सर एक component पे नाम है, this will be v sin theta, तो इसकी इमेज बनेगी वो तो ऑपोजिट होगी ना, और ये v sin theta ही होगी। और सर ये जो कंपोनेंट है पैरेलल टू इधर, सर इसमें बदलना नहीं है, इसमें वही रहना। लो जी, तो मैं इसकी फॉर्मूला लेता हूं, एल, इसमें बदलना नहीं है, इसमें रहना v कॉम। हाँ जी, ये आ गई इमेज 1, ये इमेज आ गई 2। आपको समझ में आया ना, दिस v आई रिजॉल्व इट अराउंड दिस डायरेक्शन। क्यों रिजॉल्व किया बच्चों? क्योंकि वही कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कि परपेंडिकुलर होगा, वही इस इनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन इज परपेंडिकुलर, दूरी के बीच में है, हर एक डिस्टेंस के बीच में नहीं है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस हो गया ना। अगर मैं ये कह रहा हूं ये v है और ये v sin थीटा है, तो टाइम 1 सेकंड के अंदर से डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? v sin थीटा। ये इस मिरर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ है। इसका मतलब इस मिरर से जो इमेज बनाएगी उसका भी डिस्टेंस इतना ही होगा, हाँ सर होगा, तो मतलब वो v sin थीटा होगा। वेरी गुड, ये हो गया v sin थीटा, ये हो गया v cos थीटा, ये v, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी था। आसान कर दूं? आसान कर दूं क्या सर? कर दो यार, एक काम ना करें। अब दो चीजें, या तो मैं इसको रिजॉल्व करूं इसके अलावा, या फिर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं। है यार, ये कितना होगा? अभी तो किया था v cos थीटा, तो ये कितना होगा? तो सर जी v sin थीटा। ओहो,
उसे की तो आसान हो गया, ये इमेज 2, ये इमेज 1, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, इसके ये दो कंपोनेंट्स हैं, और ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है ना, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जब दो चीजें आमने सामने से जुड़ेंगी, ऐड होंगी ना, फास्टर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना भाई, वी साइन थीटा यहां से आ रहा है, वी साइन थीटा यहां से आ रहा है, तो ये दोनों पास टू वी साइन थीटा से तो बनेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये वी साइन थीटा और ये वी साइन थीटा बना के बनाएगा टू वी साइन, और ये वी कॉस थीटा एंड दिस वी कॉस थीटा आर इन द सेम डायरेक्शन। सो रिलेटिवली जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई ना, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइट। मजा आया कि नहीं आया आपको? और फिर मैंने कहा ना तैयार हो जाओ बच्चों, अभी तो खेला शुरू हुआ है। ये क्लियर हो गया? एब्सोल्युटली। अब देखिए, हमारी क्लास के बचे 15-20 मिनट। अब जनरली क्या होता है कि लास्ट के जो 15-20 मिनट होते हैं उसमें ना एनर्जी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा हमको लगता है सर कोई बात नहीं, पढ़ तो लिया और देख लेंगे क्या होगा। मेरा एक स्टूडेंट था अर्नब अग्रवाल, उसकी रैंक आई थी 90 AIR 19 IIT दिल्ली से, उसने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, तो उसकी रैंक 19 आई। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग उसकी रैंक 1 आएगी। तो अर्नब जब आया रात को, उस टाइम की बात है, काफी टाइम पुरानी बात है, तो मैं वो क्वेश्चंस बोल रहा था फोन पे और मैं आंसर की, हम आंसर पेस प्रिपेयर, हम पेस हमेशा जो सवाल आपके आते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वी सॉल्व इट, हम रात को सॉल्व करते हैं सब टीचर्स बैठ के, सो दैट सुबह के टाइम सारे बच्चों को ये पता चले कि उनके कितने मार्क्स हैं। ये काम 26 साल से हो पेस, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा ना इसका आंसर, मुझे कहा सी टिक, मैंने कहा इसका आंसर, कहते ए टिक। ये प्रोसेस चलता जा रहा था लगातार, उसके 5-6 सवाल गलत हो गए। मैंने पूछा इतना हो गया, जब तूने इतने मुश्किल सवाल सारे सॉल्व कर लिए, हाउ कुड यू जस्ट नॉट सॉल्व दीस फ्यू सिंपल क्वेश्चंस? कहता सर वो क्या हुआ, आखिरी के 15 मिनट में थक गया सर माइंड बर्स्ट मार गया, बॉडी साथ छोड़ दिया, नर्वसनेस आ गई, और आखिरी के 15 मिनट के अंदर मेरी एफिशिएंसी 10% भी नहीं थी। उस दिन से मैंने कसम खाली टीका लगा दिया भाई साहब, अपने बच्चों को तैयार करूंगा इस हिसाब से, आखिरी के 15 मिनट तो वो मेहनत करके दिखानी है। मैच के अंदर आखिरी के 2 ओवर्स, आखिरी के 3 ओवर्स, हार्दिक पांड्या अभी आता है, वो लास्ट में आता है कि नहीं आता है छक्का चौका मारने के लिए। मैच तो लास्ट के 15 मिनट ही जिताएंगे। इसको अपनी लाइन को अपनी एक चार्ट पेपर लेना, चार्ट पेपर, और उसको सामने चिपका लेना, ये आपने दिमाग में डाल लेना। आखिरी के 15 मिनट तो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे भाई। तो अगले आखिरी के 15 मिनट्स संदीप सर भी और तुम भी, हम दोनों मिलके बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और उसका बेस्ट तरीका क्या है, अपन जेई मेंस के सवाल सॉल्व करेंगे। लाओ भाई खोल दो, जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, आ जाओ, दो हाथ हो जाए जेई मेंस। लो जी, जेई मेंस 2023 में एक सवाल आता है, बोलना भैया। तो सवाल कुछ ऐसे है पाजी के ओके, देयर इज अ प्लेन, ठीक है, प्ले कर, और भाई इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड। अब आपको पता है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट मींस इट इज रियल। इस वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि रियल है, ज्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत है। रियल है, सब रखा है तो रियल ही ना होगा ना, तब ऑब्जेक्ट रियल है। और इसके बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फोटो ले लो इसकी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। मार्क लगाया इस लड़के ने 12 सेंटीमीटर, ये नहीं। और वो बोलता है कि साहब इसकी वजह से एक वर्चुअल इमेज फॉर्म, हाँ मालूम है सर, वो मालूम है, मेरे बच्चों को मालूम है सर, वो मालूम है। अभी क्या है कि जब ये सवाल पढ़ रहे हो ना, आपके हाथ से आंसर लिखते चले जाओ, डोंट वेट फॉर द क्वेश्चन टू गेट कंप्लीट। अच्छा, तो इसका मतलब सर इसकी इमेज सर पक्की बात है, बन्नी 12 सेंटीमीटर,
सर ये पक्का पता चल गया सर, ये इमेज। अब क्या कहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रेज आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब क्या होता है कि द मिरर इज शिफ्टेड, क्या बोलता है ये, द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओहो ओहो, इस मिरर को 4 सेंटीमीटर मूव कर दिया। आपको ये बताना है कि इमेज कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो। ओहो, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, ये I1 है, I1 कहां बनेगा, 12 सेंटीमीटर, जितना आगे उतना ही पीछे। अब उसने बोला इफ आई शिफ्ट दिस मिरर 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज कितना शिफ्ट करेगी, ये है सवाल। देवी और सज्जनों, तो शुरू होता है, सॉल्व करके जाओ, मजा आना चाहिए। और फिर आई एम वेटिंग फॉर यू टू सॉल्व इट। बच्चों ने सॉल्व कर दिया, तो कमाल है भाई, 8 सेंटीमीटर। भाई कमाल है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, तूफान सा मचा दिया तुमने तो। वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर, मजा आ गया ब्रो, वेरी गुड। कैसे पता चला सर जी, ये डिस्टेंस हो गया 24, ठीक है। और सर आपने जब इसको 4 सेंटीमीटर सर शिफ्ट किया ना, तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 8। ये मिरर से कितने दूरी पे डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, 8। हाँ जी, और ये 24 और ये 8, 8 16, 24 में से 16 गए 8, और ये हो गया सवाल सॉल्व। तो मेरे को बताओ यार, J23 क्या स्यापा है यार, कोई मुश्किल काम कहां है यार, कहां है, हो तो गया, सॉल्व कर दिया, वंडरफुल, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल दिखाइए साहब स्क्रीन, अगला सवाल। I can run this. Let me take this question. What is the question? भाई ये सवाल ये है, दिस इज मेरा। अच्छा यार, ये तो एक कॉन्सेप्ट तुम समझना चाह रहा था मैं, अगर तुम मुझे बता सको तो, कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद से स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और उसी टाइम पर एट द सेम टाइम दिस मिरर स्टार्ट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। लो जी, अब एक मिरर है, मूव कर रहा है भाई 8 मीटर पर सेकंड से, और एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। वो आपसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है यार। अभी मैं कुछ दिन पहले आई वाज टीचिंग सम स्टूडेंट, और वहां बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया एचसी वर्मा में, रोटेशनल मोशन में एक सूडो फोर्सेस के ऊपर बात करनी है, करेंगे उसके बारे में भी। क्या सारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सूडो फोर्स हो सकती है, या सारी सूडो फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, डिस्कस करेंगे इसको, लेंथ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सवाल है, 2 मीटर पर सेकंड से ये मिरर की तरफ जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से मिरर से दूर जा रहा है, इसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड रिस्पेक्ट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कौन है, कौन आ रहा है खेलने? आपको कैसे की, तो क्या है, मतलब क्यों है ये क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, मतलब क्यों है, क्या हो रहा है ये? भाई सुन लो भाई, यार तुम्हें याद है एक प्लेन मिरर होता था? सर आप होता ऐसे कह रहे हो 200 साल पहले पढ़ाए हो, मतलब प्लेन मिरर होता है ना, आप लिखते हो इसको ऑब्जेक्ट, आप इस डिस्टेंस को लिखते हो एक्स, आप बोलते हो सर इसकी इमेज इतना ही डिस्टेंस एक्स के पीछे बनेगी। यू से 2 थिंग्स, वन जो मैंने अभी करेक्ट करा दिया, इज दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, the perpendicular distance of the object from the mirror is equal to
the perpendicular distance of the image from the mirror, perpendicular. एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, बार बार मैं बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। क्या मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर का? अगर मिरर रेस्ट पर है तो, if the mirror is at rest, then the distance of the object from a stationary mirror is equal to the distance of the image from the stationary mirror. सर यहां तो मिरर मूव कर रहा है, आप वो तो स्टेशनरी कर देते हैं। मैं शुरू में पढ़ाता था ना, मैंने कहा स्टेशनरी कर देते हैं, तो मैं बोलता था एक ऑब्जर्वर को यहां बिठा दो, ऑब्जर्वर को यहां बिठा दो मतलब क्या होता है? मिरर के ऊपर काम बिठा रहे हो सर, समझ रहा ना? ऑब्जर्वर को मैंने मिरर के ऊपर बिठा दिया, तो भाई इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मिरर तो रेस्ट पर आ गया। एक कार चल रही है, उस गाड़ी में आप खुद बैठ गए, तो योर वेलोसिटी विद, अब जैसे कार में बैठे हुए ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ आप बैठे और एक आदमी बाहर खड़ा है, तो भाई आप देखोगे ड्राइवर तो मूव ही नहीं कर रहा, मेरे आसपास डिस्टेंस बराबर, हम तो वही है। इसका मतलब मेरे में ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आई एम नॉट मूविंग, बिकॉज मैं कार के अंदर बैठ गया, बिठा दिया। अब बिठाने से होता है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर को आपने वहां बिठा दिया, थोड़ी मैकेनिक्स का फंडा है, थोड़ा क्लियर कर देना हल्का सा। बिठाने का मतलब ये हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में मिरर मूव नहीं करेगा। सर ये पॉसिबल कैसे है? तो मूव कर रहा था ना, आप कैसे नहीं मूव करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब इसके बिठाते ही आपने मेंटली 8 मीटर पर सेकंड पीछे लगाया होगा सर, तो तभी आपका मिरर रुका है सर। सर अगर आपने यहां लगाया है, लगाना तो आपको यहां ही पड़ेगा सर, सुनो मेरी बात, 8 इधर भी ले आओ सर। ओहो सर, 2 इधर 8 इधर, सो सर इफेक्टिवली तो 6 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। यस, वेरी ट्रू। अब सिचुएशन क्या बन गई? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिस मिरर वाज मूविंग एट 8 मीटर पर सेकंड, दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड। बट क्योंकि ये सारे लॉज ट्रू तभी है जब ये मिरर रेस्ट पर है, और ये मिरर रेस्ट पर नहीं है, तो मैंने ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया। जैसे ऑब्जर्वर सिट्स हियर, नाउ विद रिस्पेक्ट टू हिम दिस मिरर इज स्टेशनरी। व्हाट डज दैट मीन? मेंटली इट मींस अगर ये 8 से जा रहा था तो पीछे 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में सूडो वेलोसिटी होता कुछ नहीं है, सूडो मतलब बैकवर्ड कुछ तो जीरो होगा ना सर। ओके, कोई नहीं, आपको यहां भी करना पड़ेगा, जो चेंज आप यहां कर रहे हो वो चेंज आपको हर जगह करने पड़ेगी ना। इफेक्टिवली दिस मूवमेंट 6 मीटर पर सेकंड, and the mirror is at rest and this object is moving away from the mirror। इसका मतलब इसकी इमेज भी मिरर से दूर भागेगी और उसकी वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकंड होगी, हो गया? बट सर ये वेलोसिटी तो इसके रिस्पेक्ट में, इसको नीचे तो उतारो। अब जैसे ही आप इसको नीचे उतारोगे, द मोमेंट यू ब्रिंग हिम डाउन, यू विल ऐड दिस वेलोसिटी and this becomes 14 meters per second. You understand what I'm saying? आई नहीं आई? क्या बताया मैंने? This was moving with 8 meters per second. This was moving with 2 meters per second. आपने ऑब्जर्वर को यहां बिठाया, ये रुक गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। सेम चीज आपको यहां करनी पड़ेगी, ये हो गया 8 meters per second पीछे, 2 meters per second forward, so finally it is 6 meters per second away from the mirror। So this image is also going away from the mirror at 6 meters per second, but this is with respect to this। तो जैसे आप इसको नीचे उतारोगे वेलोसिटी ऐड करोगे ना, और जब आपने चढ़ाया तो वेलोसिटी रिड्यूस करी, जब उतारा तो वेलोसिटी ऐड करोगे, 8 से 14 मीटर पर सेकंड होगी इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आई आपको या नहीं? yes। आगे ना समझ में? पक्का? आप इसको एक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बता दूं क्या? हाँ सर बता दूं। ओके, लेट मी टेल द फॉर्मूला। आई डोंट टू मच बिलीव ऑन फॉर्मूले, क्योंकि भूल जाओगे ना आप यार। आज फॉर्मूला याद करोगे, कल दिमाग से निकल जाएगा। लॉजिक दिमाग से नहीं निकलती है, टाइम लगता है लॉजिक को बिल्डअप होने में। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप अ लॉजिक, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। रात को जागने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आराम से नींद लेना, अगर फंडे क्लियर है तो। ब्रो मान लेता हूं, सो मैं पढ़ा देता हूं। दिस इज अ मिरर, सुना ध्यान से बात। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मिरर in this direction। I want to find velocity of the image, that's my question, that's what I want to ask।
आपको ये पता है ना कि सर ये जो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स minus times velocity of the object with respect to the mirror. Why this negative sign? इसे जितना इधर उतना इधर negative sign and with respect to mirror इसको अगर मैं खोल दूं तो क्या लिखूंगा vi minus vm equals minus vo minus vm. Hello, हो गया ना खेल? ये गिवन था आपको, ये गिवन था, आपने velocity of the image निकाला. You use this method or you use that method. The choice is yours. This is your choice. What you want to and how you want to study. Do you want to revise formula? Do you want to remember formula? Or you want to derive them? And you derive them in your mind. And when you derive them in your mind thinks. And when your mind thinks, that is exactly what is needed for you to become an engineer or a doctor. आपको क्या लगता है कि ये IIT वाले, मेडिकल नीट वाले, ये आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से क्या ढूंढना चाह रहे हैं? क्या पता करना चाह रहे हैं आपको? वो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये 30-30 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से 25 जो सबने सॉल्व किए, अरे उसमें इंटरेस्टिंग है। हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि वो 5 सवाल कितने लोगों ने सॉल्व किए, और वो 5 सवाल, वो 5 क्वेश्चंस will be those questions which will check your aptitude, your attitude. That is what is most important, and that is why this class was held. ray optics कराएंगे, होगी, फिजिक्स पूरी पढ़ाएंगे, पूरी मैथ्स कराएंगे, पूरी केमिस्ट्री कराएंगे। 26 साल, 26 years, space established in 26 years back. लोग अभी की बातें करते हैं, इंस्टीट्यूट्स की बातें करते हैं। 26 साल कंसिस्टेंटली टॉप रिजल्ट्स, झूठ नहीं हो सकता, फरेब नहीं हो सकता। अगर किसी ने 26 साल तक बेस्ट रिजल्ट्स निकाले तो फ्लूक तो हो ही नहीं सकता, इट कांट बी फ्लूक। और जो लोग अभी भी आए हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, प्रूव करने में टाइम है। सो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा दैट टेक दिस क्लासेस सीरियसली। इन क्लासेस को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वी विल ब्रिंग मोर कंटेंट टू यू, we will make it more happening, and we will enjoy these classes together. So I think this should be our last question for the day, and जाने से पहले आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे दूं, हो जाए फिर एक सवाल। तो जाने से पहले आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन, जो मैंने 3 सवाल दिए आज, 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू रिमेंबर वो 3 सवाल कौन से थे। जो स्टूडेंट आज रात को 11 बजे से पहले इन तीनों सही सवालों का सही जवाब दे, I promise you, on behalf of Mr. Praveen Tyagi and Pace, we will reward you. So, the final question of the day. Sandeep ji, kholiye. Pitara, khola jaye. Last question of the day. I know you must be tired. Thoda upar lena. Yes. So, this read karke batana kya hai? So, there is this mirror. And the velocity of image. Mirror ka velocity kya hai? What is the velocity of the mirror? This is okay. So the velocity of the mirror is 5 meters per second, and this angle is 30 degrees. अभी तक मिरर was parallel, अब हमने एक एंगल दे, और ब्रो इसके सामने, oh, there is an object, and this object is traveling with the velocity of 10 meters per second, and this angle is 60 degrees. तो मिरर एक पर्टिकुलर एंगल मेकिंग 30 डिग्रीज मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट 60 डिग्रीज एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड मूव कर रहा है। पहले ये ऐसे जा रहे थे, अब इनके एंगल पे जा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हो भाई? समझा है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यू, द क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज with respect to now. ये फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन को जो सबसे पहले सॉल्व करे, जैसे मैंने आपसे बताया ना, अभी तो खेला शुरू हुआ है, द गेम हैज जस्ट बिगन। नेक्स्ट क्लास रिफ्रैक्शन,
We will discuss spherical mirrors in the first half an hour, 45 minutes. फिर आएंगे रिफ्रैक्शन और जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के सारे क्वेश्चन जो पिछले 30-40 साल में आए थे, वन फॉर्मूला विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊं। ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम दूर, ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात कर, वाह! विच इमेज आर यू टॉकिंग फॉर? हाँ, तो बेटा ये मिरर है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, so there is a mirror, there is an object, so there will be an image which will be formed. आपको बताना है उस इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये आपको सॉल्व करके दिखाना। So thank you very much. Thank you very much for giving me your time. Thank you very much, Pace. Thank you very much, Tyagi sir. That you, आप अपने ये सब चीजें करते रहते हो, आपको बच्चों से, जो आपको बच्चों से प्रेम है, ऐसे ही आप बच्चों को पीछे से पढ़वा के उसको सेटिस्फाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक खुदा हाफिज, शबा खैर, खुदा हाफिज। आज तो ईद भी है भाई, सब दोस्तों को ईद मुबारक, और नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो भाई सारे बच्चों को नवरात्रि भी मुबारक। जाने से पहले एक बात और बोलूंगा, ये जो भगवान, ये सब लोग जो हम मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे में घूमते हैं ना, गिरजाघरों में, वो भगवान आपके घर में है, आपकी मां की शेप। सिर्फ मां का ध्यान रखो, कुछ और करने की जरूरत। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।